नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी पकड़ा गया है। व्यापारियों ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। पकड़े गए आरोपियों को पुलिस के हवाले किया गया। बता दें कि फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर ये वसूली करता था। सरोजनी नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी को पकड़ा गया है। व्यापारियों ने फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी को पकड़ा और इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो लखनऊ से पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी को पकड़ा गया है और पकड़े गए आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर ये व्यापारियों से वसूली करता था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अभिषेक, फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर व्यापारियों से लूटपाट करते थे, क्या कुछ और अपडेट है आपके पास इस पूरे मामले में? देखिए, जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में एक नया मामला आया है, 2 व्यक्ति थे जो फर्जी तरीके से इनकम टैक्स अधिकारी बन करके व्यापारियों को दुकानों पर जाते थे, वहां पर जांच पड़ताल करते थे। जांच पड़ताल करने के बहाने वो व्यापारियों से अवैध रूप से वसूली करते थे। कल इसी क्रम में यह सरोजनी नगर के बंथरा में जो व्यापारी थे, उनकी दुकानों पर फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर पहुंचे और कहीं न कहीं उनसे वसूली करने के प्रयास में थी। तभी वहां पर जो कुछ जागरूक टाइप के व्यापारी थे, उन्हें जब संदेह हुआ, संदेह होने के बाद उन्होंने इनसे इनके आईडी कार्ड विभाग के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की। तो ये दोनों व्यक्ति जो आज पकड़े गए हैं, इन दोनों ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। संदिग्ध अवस्था में देखकर व्यापारियों ने इनको घेर लिया और घेरा बनाकर इनको सरोजनी नगर पुलिस के हवाले किया। फिलहाल पुलिस के हवाले करने के बाद लगातार दोनों जो व्यक्ति आरोपी पकड़े गए उनके बारे में जांच पड़ताल चली। आखिर ये कितने दिनों से इस तरीके से फर्जीवाड़ा कर रहे थे और अभी तक कितने प्रकार के व्यापारियों से किस तरह से लगातार वसूली कर चुके हैं, और इसके साथ ही इनका सरगना में और कौन से लोग शामिल, इनके मुख्य सरगना कहां से संचालित हो रहा था, जिससे फर्जीवाड़ा पूरा लखनऊ के अंदर कर रहे थे। जी बिल्कुल अभिषेक, अभी कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है कि कितने दिनों से ये जो वसूली करने का ये धंधा चल रहा था। देखिए, ये एक पूरा जांच का विषय है। जिस तरीके से कल व्यापारियों ने इन दोनों आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है, अब पुलिस इन तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है कि दोनों आरोपियों का जो ये सरगना चल रहा था कितने दिनों से एक्टिव था, और लखनऊ के अलावा अन्य जनपदों में भी क्या इनके सरगना से जुड़े हुए लोग हैं, और अगर जुड़े हुए लोग हैं तो किस तरीके से काम कर रहे हैं, अभी तक कितने व्यापारियों को इन्होंने अपना निशाना बनाया है। इन तमाम बिंदुओं पर लगातार पुलिस की जांच चल रही है। हालांकि जिस तरीके से कल दोनों आरोपियों को पुलिस व्यापारियों ने खुद पकड़कर संदिग्ध अवस्था में पुलिस के हवाले किया, इसके बाद से लगातार पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है और कहीं न कहीं इस घटना के बाद से जो व्यापारी हैं उनको अब जागरूक होने की आवश्यकता है। अगर किसी इनकम टैक्स एक ऐसा विभाग है जिसके नाम पर कहीं ना कहीं व्यापारियों को जब बताया जाता है कि इनकम टैक्स से आए, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप में अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। लेकिन इसी का ये लोग फायदा उठा करके, नाजायज फायदा उठा करके कहीं ना कहीं व्यापारियों से लगातार अवैध रूप से वसूली कर रहे थे। लेकिन कल व्यापारियों को संदिग्ध अवस्था में महसूस होने के बाद इस पूरे राज का पर्दाफाश हुआ है। अभी तक क्या अभिषेक पुलिस की तरफ से इस मामले में कोई बयान सामने आया है या कोई प्रतिक्रिया आई हो? देखिए, अब जिस तरीके से बात की जाए अगर पुलिस की, तो पुलिस अभी लगातार, क्योंकि रात का मामला, रात में इन दोनों आरोपियों को व्यापारियों ने अपने पकड़कर पुलिस के हवाले किया, इसलिए लगातार जो पुलिस के उच्चाधिकारी है वो इसमें समीक्षा कर रहे, तमाम बिंदुवार जांचें कर रहे हैं कि आखिर इनका सरगना क्या है, सरगना का मुख्य आरोपी कौन है और कितने लोग इसमें शामिल, अभी तक कितने लोगों को इन्होंने अपना शिकार बनाया। इन तमाम बिंदुओं पर भी जांच चले। पुलिस की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जो स्थानीय पुलिस में जिनको जहां इसमें इन्हें गिरफ्तार करके भेजा गया, उनके अनुसार लगातार जो इनकी अवैध रूप से रंगदारी का एक इनका गिरोह चल रहा था, उस गिरोह के बारे में पता लगाया जा रहा है, और जो लखनऊ के व्यापारी इनका शिकार हुए उनसे कहीं ना कहीं लिखित रूप से एक तहरीर ली गई है ताकि इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर इन्हें उच्च धाराओं में कहीं ना कहीं जेल भेजा जा सके। ठीक है अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उधर नोएडा के सेक्टर 58 पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने कुछ दिनों पहले विशनपुरा गांव में हुई महिला के हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान हत्या आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि घरेलू विवाद के चलते पति ने अपनी ही पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी।
आरोपी घटना को अंजाम देकर फरार चल रहा था, जिस पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। फिलहाल पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पैर में गोली लगी है। पुलिस ने आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। ये एक बदमाश से मुठभेड़ हुई है 9 जनवरी को बिशनपुरा में। एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी की पहले चोट पहुंचाकर उसके बाद गला दबा के हत्या कर दी गई थी और ये घटना लगभग 1 सप्ताह पूर्व की थी, जो पीएम से मालूम चला था। उसके बाद ये बाहर से ताला बंद करके भाग गया था और 1 सप्ताह बाद जब वहां कुछ बदबू आने लगी और कुछ खून देखा गया तो पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, जिस पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसके एक रिश्तेदार ने अभियोग पंजीकृत कराया था कि इसके द्वारा ऐसे कार्य किया गया है। पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। इसके ये रहने वाला आजमगढ़ का है, जहानाबाद का। वहां भी भेजी गई थी टीम, लेकिन मामला वहां नहीं पहुंचा हुआ है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कंचन भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी कंचन, पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और उसके बाद मौके से फरार हो गया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस पूरे मामले में? देखिए, मैं आपको बता दूं दीपिका, कुछ दिन पहले नोएडा के सेक्टर 58 थाना क्षेत्र में बिशनपुरा गांव पड़ता है, जहां पर ये पति पत्नी दोनों एक के मकान में रहते थे और उसने उनके घरेलू विवाद चलते इन दोनों की कुछ दर्द हो गया था, जिसके चलते इसने उसकी गला घोटकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। और मैं आपको बता दूं कि काफी दिनों से फरार चल रहा था, कभी नोएडा थी कभी बाहर थी। तो पुलिस ने गुप्त सूचना मिली थी कि ये नोएडा सेक्टर 57 की तरफ जा रहा है स्कूटी से, तो पुलिस की इस दौरान छोटा दीपा के पास मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान इसके पैर में गोली लगी, इसे गिरफ्तार कर लिया गया। दीपिका जी कंचन, आगे अब पुलिस का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है और परिजनों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है? हाँ देखिए, साफ तौर पर अगर पुलिस बात करें तो पुलिस ने इसके कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक और कारतूस और बिना नंबर प्लेट की स्कूटी बरामद की है। और साथ ही एडीसी आशुतोष द्विवेदी का साफ तौर पर कहना है कि अगर ऐसे कृत्य जो करता है उसको कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। साथ ही उन्होंने नोएडा वासियों से एक और अपील की है कि अगर किसी के घर में अगर ऐसी कोई घटना हो तो उसे 1090 पर कॉल करें, जिससे कि घटना ना हो सके। जी शुक्रिया कंचन तमाम जानकारी के लिए। इस बीच गाजियाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि युवक की हत्या के बाद उसके 15 टुकड़े किए गए और शव के टुकड़े कर कर फेंक दिया गया। पति से अवैध संबंधों के चलते युवक की पत्नी से अवैध संबंधों के चलते युवक की हत्या की गई। आपको बता दें कि पति ने पत्नी के प्रेमी की निर्मम हत्या की है। राजस्थान का रहने वाला था मृतक। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर अपनी पत्नी के अवैध संबंध होने के चलते पति ने एक युवक के 15 टुकड़े कर दिए और शव को फेंक दिया। मृतक राजस्थान का रहने वाला था। खुड़ा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है, जहां पर युवक की हत्या करने के बाद उसके 15 टुकड़े कर कर शव को फेंक दिया गया। पत्नी से अवैध संबंधों के चलते युवक की हत्या की गई है। बताते चले कि पति ने पत्नी के प्रेमी की निर्मम हत्या की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। खोड़ा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर पति ने अपने पत्नी के प्रेमी की 15 टुकड़े करके हत्या कर दी और शव को फेंक दिया। हालांकि जैसे ही इस मामले की सूचना पुलिस को लगी तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। उधर महोबा में पति की बर्बरता का मामला सामने आया है, जहां पति ने अपनी ही पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। जहां आपसी विवाद के चलते पति पत्नी में विवाद हो गया, जिसके बाद पति ने अपनी पत्नी पर हमला किया। पीड़ित महिला की चीख पुकार सुनकर मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। इसी बीच आरोपी पति मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। वहीं पड़ोसियों ने घायल अवस्था में महिला को इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है।
तो पति पत्नी में आपसी विवाद हुआ और उसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। इस दौरान आपको बताते चले कि चीख पुकार सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और आरोपी पति मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। फिलहाल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है, लेकिन पुलिस अब पूरे इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है और फरार पति की तलाश की जा रही है। ये जिस लेडीज को लगा है ये उसकी बिटिया है और काय के उसके घर वाला यहाँ अकेला रहता है, ये लोग रहता है गाँव में, तो आज आ गए होंगे तो वो दारू पी के काहुआ के चक्कू मार दी, यहाँ मार दी, कई जगह मार दी, 2-4 जगह। तो नाम तो नहीं मालूम, उनका नाम दिलीप है उनका नाम, जिन्होंने उसने अपनी लेडीज को मार दिया, वाइफ को यहाँ चक्कू मार दी, यहाँ मार दिया, यहाँ हाथ में पैर में 2-3 जगह मार दिया। अभी जिला अस्पताल महोबा की इमरजेंसी में एक वृद्ध महिला आई है जो कि जिसको उसके पति ने चाकू नहीं कह सकते, शार्प ऑब्जेक्ट से वार हुआ उसके ऊपर फेस में, और भी चोटें हैं पैर वैर में उसको। तो अभी स्थिति तो नॉर्मल है, उसकी ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, बाकी उसके बाद एक्सरे वगैरह एडवाइस करेंगे, फिर बताएंगे आगे का प्रोसेस। उधर मैनपुरी से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता के भाइयों की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां जमीनी विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। फायरिंग में 2 महिलाएं, 1 बच्चे समेत 5 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। घायलों को सफाई और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताते चले कि बीजेपी नेता समेत 5 लोगों पर FIR दर्ज कर ली गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना हो गई है। थाना क्षेत्र किसनी के शमशेरगंज का ये पूरा मामला है, जहां पर बीजेपी नेता के भाइयों की दबंगई का मामला सामने आया है। जमीनी विवाद में आपको बता दें कि ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। फायरिंग में 2 महिलाओं समेत 1 बच्चे और कुल मिलाकर 5 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। किशनी के शमशेरगंज गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर बीजेपी के जो नेता हैं उनके भाइयों ने दबंगई करते हुए फायरिंग कर दी। बताते चले कि ये पूरा विवाद जमीन को लेकर था और इस दौरान 5 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर फायरिंग की गई है। इस पूरे प्रकरण में आपको बता दें कि 2 महिलाएं और 1 बच्चे समेत 5 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। मामला हाथों सवेरे उनको पिंडे कपा लगाई, नपी गई जगह, एक तार लगी न्याज को दी, तुमने कही अपने घूरे भरो। हम नहीं बन JBC लगवा 200 रुपया, 300 रुपया ट्रैक्टर वाले, 200 रुपया भाड़ा हमने दी। यार ये ट्रॉली जानने गए भर गए, तो सारी भरी जा रही, भरने जा रही, और तो एकदम लगी चला चल हमको और पहुंचे नहीं जगह। श्रीओम आते रविंद्र गुलाम आतो मोनू। कितने लोगों को लगी है? 5-8 में गोली लगी। घूरो भर रहे दन्ने कहीं अपनी जगह में पवाए ले इनने, और कहीं घूरो भरने तो हम लोग अपनी टिकट ले आए, भरने लगे तो हमने फायर चलाए दी, तो तेला फंसी और 2 वैसे लोकल वाले तो फायर जड़ा करके रही है। तो टिकट पर तो उतर ही नहीं पाई, उतारो को तब तो उतर पाए है गई, पूरा पाव भीजी जो सब फुल हुई है, तो एकदम करीब उनकी जगह आती उन्होंने लगवाए, हमारे घूरे पड़े थे, अपने घूरे बनने लगे जी। इतने बल्ले अपनी फायर कर दी फायर किसने की? फायर करी उन्हें श्रीओम ने, अंकित जी। कितने लोगों को लगी है? लगी 5 लोगों। थाना किसनी के शमशेरगंज में अंकित दुबे और विद्याराम बाथम के बीच एक जमीन का विवाद था, जिसमें राजस्व की टीम और पुलिस की टीम मौके पर गई थी। दोनों पक्षों की सहमति से पैमाइश हो गई थी और टीम के लौटने के बाद ये सायंकाल में फिर से उसी बात को लेकर के विवाद हुआ, जिसमें अंकित विपक्ष की तरफ से फायरिंग की गई, जिसमें
विद्याराम बाथम पक्ष के 4 लोगों को पैरों में छर्रे लगे हैं और एक गांव का अन्य व्यक्ति है जिसको भी गोली लगी है। सभी का मेडिकल कराया जा रहा है। उधर मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र के बाजार में नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री को प्रशासन ने सील कर दिया है। दरअसल कवरेज के दौरान पत्रकारों पर हमला किया गया था, जिसकी शिकायत पत्रकारों ने पुलिस में दी थी। अब जिलाधिकारी के आदेश के बाद नकली घी फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। तो नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि बीते दिन पत्रकार इस पूरे मामले में कवरेज करने गए थे, जिसकी खबर भी हमने आपको दिखाई थी, और उस दौरान पत्रकारों पर हमला कर दिया गया था, जिसके बाद इस पूरे मामले की सूचना पुलिस में दी गई और जिलाधिकारी ने फैक्ट्री को सील करने के आदेश दिए, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए इस फैक्ट्री को सील कर दिया है। बताते चले कि काफी लंबे समय से नकली घी बनाने का काम चल रहा था, जिसकी कवरेज करने पत्रकार पहुंचे थे फैक्ट्री में, और इस दौरान पत्रकारों पर ही हमला कर दिया गया था। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। कानपुर बिकरू कांड की आरोपी खुशी दुबे शनिवार शाम को जेल से बाहर आ गई। 30 महीने के बाद खुशी को रिहाई मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 जनवरी को खुशी को जमानत दी थी, लेकिन जमानत और जमानत गिरोह के सत्यापन में 18 दिन का समय लग गया। शनिवार को कोर्ट से खुशी को जेल से रिहा करने के आदेश भेज दिए गए हैं। खुशी के माता पिता और बहन समेत वकील कानपुर देहात की माती जेल पहुंचे और बिकरू कांड की आरोपी खुशी दुबे को न्याय दिलाने के लिए कानपुर के सीनियर अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने खुशी के बेगुनाह होने का दावा करते हुए जेल से बाहर लाने का बीड़ा उठाया था। सेशन कोर्ट और हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खुशी की जमानत की याचिका दाखिल की थी। तो 30 महीने बाद खुशी दुबे को जेल से रिहा किया गया है। हमलावरों को उकसाने का ये पूरा मामला उनके ऊपर दर्ज था। पति अमर दुबे का आपको बता दें कि एनकाउंटर हुआ था। उस दौरान 30 महीने से खुशी जेल में बंद थी, जिसके बाद 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने खुशी को जमानत दे दी थी, लेकिन सत्यापन की वजह से 18 दिन का समय लग गया और शनिवार देर रात खुशी की रिहाई हुई। खुशी के माता पिता और बहन समेत वकील जेल पहुंचे। रिहाई के दौरान खुशी को रिहा कराने के लिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर खुशी दुबे की रिहाई हुई है। और इस दौरान कानपुर के सीनियर अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित भी मौजूद रहे, क्योंकि उन्होंने काफी लंबे समय से खुशी को न्याय दिलाने के लिए बीड़ा उठाया था। कोई धारा नहीं थी गंभीर जो इस पर न लगी हो। 302 भी लगी है, 396 भी लगी है, 3/4 एक्सप्लोसिव एक्ट भी लगी है। सारी गंभीरतम धाराएं लगाई गई हैं, लेकिन हमें न्याय व्यवस्था पर न सिर्फ भरोसा है बल्कि विश्वास है कि ये रिहा होगी, बाइज्जत भी बरी होगी। कोई साक्ष्य नहीं है, सिर्फ 2 दिन पूर्व इसकी शादी हुई थी, एक भी साक्ष्य नहीं है। मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं भी आपको उस रात क्या घटनाक्रम था कुछ बताएंगे प्लीज? सर अभी मैं कुछ उस बारे में बताइए। बस मुझे इतना बताया, मैं 4 तारीख को खाने गई थी और 8 तारीख को जेल भेजा। उन 4 दिन में मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको उस रात क्या हुआ था जिससे पुलिस पर हमला हुआ? उस बारे में मुझे नहीं आप उसी मामले में आरोपी बनाया? जी हाँ। आपने पूरे मामले में आरोपी बना दिया आपको? किस वजह से जेल में? पुलिस का कहना था कि आपने मुझे इतना पता है, मैं सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा था कि मुझे बेल देंगे। किसी पे आरोप नहीं लगाते भैया, हमारे नसीब में बच्चे के लिखा था तो मिला। करीब 2.5 साल वो जेल में बंद रही जी। कुछ लोग उसको निर्दोष भी बता रहे हैं। जी निर्दोष थी तभी तो जमानत मिली भैया, और आगे भी उसको विजय मिलेगी। आपको न्यायपालिका पूरा? जी जी बिल्कुल भरोसा है। अच्छा, किन शर्तों पे जमानत दी गई कुछ पता है? अब ये तो हमें नहीं कुछ मालूम, मेरे वकील से शिवाकांत दीक्षित जी बताएंगे। जी किन लोगों ने आपकी मदद की? आप सभी लोगों का भैया धन्यवाद, सभी लोगों ने मदद की।
लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस परेड के लिए रिहर्सल शुरू हो गई है। आज से 3 दिनों तक ट्रैफिक व्यवस्था को बदला गया है। विधानसभा मार्ग पर परेड की रिहर्सल होगी। विधानसभा के आसपास के रूट को डाइवर्ट किया गया है। तो आपको बता दें कि 26 जनवरी को लेकर परेड की रिहर्सल की जा रही है। आज से 3 दिनों तक ट्रैफिक व्यवस्था को बदला गया है। विधानसभा मार्ग पर परेड की रिहर्सल की जाएगी, जिसके चलते विधानसभा के आसपास के रूट को डाइवर्ट किया गया है। तो गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था को बदलाव किया गया है। विधानसभा मार्ग पर परेड की प्रैक्टिस होगी और जिसकी वजह से विधानसभा के आसपास के रूट को डाइवर्ट किया गया है। तो 26 जनवरी की परेड की रिहर्सल जारी है और 3 दिनों तक ये रिहर्सल होगी, जिसकी वजह से ट्रैफिक व्यवस्थाओं में बदलाव किया गया है। विधानसभा के आसपास के रूट में बदलाव किया गया है। विधानसभा मार्ग पे क्योंकि ये रिहर्सल हो रही है, इस वजह से विधानसभा के आसपास के रूटों को बदला गया है। जनवरी की परेड की रिहर्सल आज से शुरू हो गई है। 3 दिनों तक ये रिहर्सल होगी, जिसकी वजह से ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। विधानसभा के आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है। उधर बुलंदशहर में आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है। एडीजी, आईजी और एसएसपी ने पुलिस बल के साथ शहर का पैदल मार्च किया। इस पैदल मार्च में अर्धसैनिक बल और पुलिस फोर्स भी मौजूद रहे, जिन्होंने संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में मार्च किया। अंसारी चौक, अंसारी बाजार, सराफा बाजार, बूरा बाजार, डिप्टीगंज क्षेत्र, काला आम चौराहा से भूड़ा चौराहा और मुख्य चौराहों पर यह मार्च निकाला गया। पुलिस ने आमजन से वार्ता कर आपसी सद्भाव, शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। तो त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पे नजर आ रहा है। बताते चले कि एडीजी, आईजी और एसएसपी ने पैदल मार्च निकाला। इस दौरान लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि 300 वकीलों पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने अभी तक इस मामले में फाइनल रिपोर्ट नहीं लगाई है। मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगाकर नहीं किया जाएगा समाप्त। पुलिस अधिकारियों ने दिया था आश्वासन, 10 दिनों में मुकदमा खत्म करने का आश्वासन मिला था। बताते चले कि पुलिस की कार्यशैली से वकील नाराज हैं। वकीलों ने फिर से कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। तो लखनऊ में 300 वकीलों पर केस दर्ज करने का यह पूरा मामला है, जहां पर पुलिस ने अभी तक फाइनल रिपोर्ट नहीं लगाई है, जिससे वकीलों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। 10 दिनों में मुकदमा खत्म करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक मुकदमा नहीं खत्म किया गया है। उधर फर्रुखाबाद में कला और साहित्य की अखिल भारतीय संस्था संस्कार भारती के तत्वाधान में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में एक भारत श्रेष्ठ भारत यात्रा धूमधाम से निकाली गई। यात्रा में संपूर्ण भारत को राष्ट्रीयता की झलक दिखाई गई। अलग अलग प्रदेश, भाषा, संस्कृति और धर्म को दर्शाती एक भारत श्रेष्ठ भारत यात्रा का प्रारंभ नगर के पांडेश्वर नाथ शिव मंदिर से हुआ। यात्रा पल्ला, मठिया चौक, घुमाना, लाल दरवाजा, फव्वारा से होती हुई स्वराज कुटीर पहुंची। संस्था के संस्थापक बाबा योगेंद्र की जन्म शताब्दी वर्ष को समर्पित आराधना भारत माता पूजन कार्यक्रम में
स्वाधीनता में जन सहभागिता करने वाली की स्मृतियों को रूपरेखांकित किया गया। यात्रा में छात्र छात्राएं और कला साधक कदम ताल करते हुए चल रहे थे। यात्रा का व्यापारी सामाजिक संस्थाओं ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इसी के साथ सांसद मुकेश राजपूत समेत विभिन्न लोग शामिल हुए। एक भारत श्रेष्ठ भारत यात्रा में नमामि गंगे की जिला परियोजना अधिकारी निहारिका पटेल ने नेहरू युवा केंद्र के छात्र छात्राओं ने स्वच्छ भारत का संदेश दिया। का उद्देश्य है एक भारत श्रेष्ठ भारत। समूचा भारत एक है। हम विभिन्न भाषाओं के लोग हैं, विभिन्न प्रांतों में रहते हैं, परंतु देश के लिए एक हैं। विभिन्न भाषा, विभिन्न प्रांतों के का वेशभूषा दिखाने का कार्य इस रैली में, इस यात्रा में किया गया है, जो संस्कार भारती प्रत्येक वर्ष आयोजित कर रही है। और इसमें समाज के विभिन्न वर्गों का, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं का और विद्यालयों का बहुत योगदान रहता है। उधर मथुरा के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में आने वाले देश विदेश के श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। आपको बता दें कि कॉरिडोर निर्माण की योजना का क्षेत्रीय निवासी और व्यापारियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। वहीं सरकार की कॉरिडोर निर्माण की योजना को श्रद्धालुओं के हित में बताते हुए नगर के साधु संत इसका समर्थन कर रहे हैं। शनिवार को संत समाज द्वारा परिक्रमा मार्ग स्थित स्थान के समीप सिटी मजिस्ट्रेट सौरभ दुबे, अपर नगर आयुक्त क्रांति शेखर सिंह ने से मुलाकात कर प्रस्तावित कॉरिडोर का समर्थन किया। तो भीड़ नियंत्रण करने के लिए कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। वृंदावन की पावन भूमि पर माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित यहाँ वृंदावन के एक बहुत बड़े साधु समाज ने जो है हमें ज्ञापन दिया है। महाराज हैं, हमारे और साधु संत हैं, इनके द्वारा जो वहाँ के बिहारी जो कॉरिडोर प्रस्तावित है उसके समर्थन में इन्होंने जो है साधुवाद दिया है माननीय मुख्यमंत्री को। साथ में भी कुछ बातें भी रखी हैं इन्होंने कि ताकि जो है वृंदावन के जो हमारे व्यापारी हैं या उनका भी हित प्रभावित ना हो। क्या दुकान है उसको भी यदि पीछे 12x12 का दुकान है, 10x10 का दुकान, बाहर वाले को दुकान को नहीं बुला करके यहाँ के दुकानदारों को दुकान दिया जाए। जिसका जमीन है उसको उचित मुआवजा दिया जाए। जैसे काशी में दिया गया वैसे यहाँ भी उचित मुआवजा दिया जाए। तो ब्रजवासियों का दुकानदारों का दुख नहीं हो। और जो भाई मुख्यमंत्री को कोई बहुत देखते आप शब्द कहते हैं, गलत कहते हैं, क्या शैलियाकांत जी अपने मन से नहीं बना रहे, उनको भी दोष देते हैं। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।